today we are going to start our next topic, that is angle of depth, the second component of the Earth's magnetic field. In the previous class we have studied about angle of declination, and we have seen that angle of declination varies from place to place, and we have also seen that that there is a slight variation between the geographic North Pole and magnetic North Pole. Both the poles do not at the same location. The location of the magnetic North Pole varies from geographic North Pole. जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है उसका लोकेशन ज्योग्राफिक नॉर्थ से अलग होता है. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही जगह पर नहीं होते हैं. इन दोनों की लोकेशन में फ़र्क होता है. एंड सेम विद साउथ पोल. साउथ पोल के साथ भी ऐसा ही होता है. ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ अलग अलग होता है. फिर हमने देखा था कि जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते रहेंगे तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की जो वैल्यू है वो बदलती रहेगी. पर क्योंकि हम एक कंपास नीडल को फॉलो करते हुए लोकेशन को सर्च करते हैं तो हमें उस लोकेशन पर, पर्टिकुलर लोकेशन पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए. जहाँ पर आप खड़े होकर लोकेशन को सर्च कर रहे हैं उस जगह पर आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए. फॉर सपोज मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताया था कि अगर आप जयपुर में खड़े हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जयपुर में पता होना चाहिए कितना है. क्योंकि जयपुर में जब आप नॉर्थ को सर्च करेंगे, फॉर सपोज जयपुर के नॉर्थ में दिल्ली है. फॉर सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, जयपुर के नॉर्थ में दिल्ली है और आपको दिल्ली की तरफ जाना है. आपने कंपास नीडल को फॉलो करते हुए दिल्ली की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया. कंपास नीडल को फॉलो करते हुए दिल्ली की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया. बट कंपास नीडल हमें कौन सी डायरेक्शन बताएगा? वो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ बताएगा. बट हमें कहाँ जाना है? हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाना था. तो अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ को फॉलो करते गए तो हम अपनी डायरेक्शन से भटक सकते हैं, हम कहीं और पहुँच सकते हैं. जैसे कल मैंने आपको बताया था, अगर आप उसी डायरेक्शन में चलते गए तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद आप लाहौर पहुँच जाए, पाकिस्तान में पहुँच जाए. तो अगर आपको जयपुर से दिल्ली की तरफ जाना है तो आपको जयपुर में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए. तो जब मैग्नेटिक कंपास आपको नॉर्थ बताएगा तो आपको क्या करना है? उतनी डायरेक्शन से, जैसे फॉर सपोज आपको पता है जयपुर में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री है. फॉर सपोज 10 डिग्री है तो आपको क्या करना है? 10 डिग्री हटकर उस मैग्नेटिक कंपास से चलना है. जैसे मैग्नेटिक कंपास ने आपको बताया 10 डिग्री मतलब नॉर्थ जो डायरेक्शन बताई. फॉर सपोज यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास ने आपको बताई है. बट आपको पता है जयपुर में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू कितनी है? 10 डिग्रीज है. तो आपको क्या करना है? यहाँ से 10 डिग्री बनाकर आपको ये वाला पाथ फॉलो करना है. ये वाला पाथ फॉलो नहीं करना है, ये वाला पाथ फॉलो करना है. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एल्फा. It is the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian at a particular place. आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले, that is angle of dip denoted by delta. इसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे. अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है? ये मैंने आपके लिए अर्थ की सरफेस बनाई है. ये जो स्फीयर है, जो डार्क स्फीयर है, इट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. और अर्थ की सरफेस में ये मैंने बनाया है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल. ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल. अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है तो मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर और मैग्नेटिक साउथ यहाँ पर बना दिया. दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ. अब अर्थ के अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट होता है, अर्थ के अंदर हम एक इमेजिनरी मैग्नेट कंसिडर करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के पास है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का असली रीजन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों है अर्थ के सरफेस के ऊपर, या फिर अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, ये अभी हम लेटर हाफ में, इस लेक्चर के लेटर हाफ में पढ़ेंगे. बट अभी फॉर टाइम बीइंग हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ के पास एक इमेजिनरी मैग्नेट है. उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस मैग्नेट का जो साउथ है, इस मैग्नेट का जो साउथ है वो यहाँ पर है और मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो यहाँ पर है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसके पास साउथ पोल की प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट के साउथ पोल की प्रॉपर्टीज है. मैग्नेटिक नॉर्थ के पास किसकी प्रॉपर्टीज है? मैग्नेटिक साउथ पोल की प्रॉपर्टीज है. और जो मैग्नेटिक साउथ है उसके पास नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टीज है. तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही है? ये मैग्नेटिक साउथ से निकल रही है और कहाँ पर एंटर कर रही है? मैग्नेटिक नॉर्थ में एंटर कर रही है. बट मैग्नेट के जो कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है, जो कि हम कहते हैं कि मैग्नेट से बाहर निकलती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल के अंदर घुसती है,
वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है, बट अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ यहीं पर है और साउथ यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और साउथ में ही अंदर आ रही है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के हिसाब से ये नाम रखे हुए हैं, ताकि हमें नॉर्थ पोल अगर ट्रैक करना हो, नॉर्थ पोल को अगर ट्रैक करना हो तो हमें डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन सेंस हमारा थोड़ा सा इजी रहे, सिंपल रहे और हम उसको इजीली ट्रैक कर पाए। ठीक है, तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब अगर आपने मैग्नेटिक कंपास नीडल को ले जाकर इस पॉइंट पर रखा तो ये कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी? क्वाइट ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक कंपास जो है हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करता है? ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे आके रेस्ट पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लेकर जाएंगे और ये ऐसे घूम के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रेस्ट पर आ जाएगा। ये कंपास नीडल की डायरेक्शन हो गई। किस पे रेस्ट पर आ गया? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रेस्ट पर आ गया। अभी कंपास नीडल के ऊपर हमने ऐसा स्क्रू लगा रखा है तो ये ऐसे ऐसे घूम पाता है, तो ये ऐसे ऐसे घूम पाता है और ये इसको अंदर जाने की और ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। तो हमने कैसा स्क्रू लगा रखा है? ऐसे। तो हमने इसको ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री कर रखा है, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता है। तो हमने जो स्क्रू लगा रखा है इस पे, ये ऐसे करके स्क्रू लगा रखा है और ये क्या कर सकता है? ये, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये ऐसे रोटेट कर सकता है। तो अभी हमने कंपास को ले जाकर यहाँ पर रखा और ये अपने आप को इसने कहाँ पे अलाइन कर लिया? इसने अपने आप को मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई कंपास नीडल की। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो ऐसा स्क्रू था, ये वाला जो स्क्रू था, हमने इसको, ये वाला जो स्क्रू था इसको खोलकर हमने क्या कर दिया? हमने इसके अंदर ऐसा स्क्रू लगा दिया। ऐसा स्क्रू लगाने से क्या हुआ? अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें जो मैग्नेटिक नीडल है ये वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, ऐसे गोल घूम सकती है वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में नहीं घूम सकती है। किस में घूम सकती है? वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है। हम अपना कंपास नीडल लेकर जाएंगे, उसको इस प्लेस पर रखेंगे, एक जगह पर रखेंगे और ये क्वाइट ऑब्वियस है वो कहाँ पर पॉइंट करेगा? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फिर हम क्या करेंगे? इसका जो पाइवट है वो निकाल देंगे, जिससे कि ये वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट कर पाए, वर्टिकल प्लेन में भी ऐसे घूम पाए। फिर हमने इस कंपास नीडल को यहाँ पर ले जाके रखा और इसका पाइवट जो है निकाल दिया, मतलब जो स्क्रू है वो निकाल दिया। अब ये ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो नीडल है, ये जो मैंने यहाँ पर ले जाकर रखी थी, जो ऐसी हो गई थी, मैंने इसको अपने हाथ में रखा और हाथ में रखने से मैंने देखा कि ये इस डायरेक्शन में थोड़ी सी झुक गई, ये इस डायरेक्शन में थोड़ी सी झुक गई। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में थोड़ी सी झुक गई। तो फॉर सपोज ये अर्थ की सरफेस है और ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक नीडल जो डायरेक्शन बताएगा, कौन सी डायरेक्शन बताएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट बनाने की कोशिश करेगा। इसने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट बना लिए। ठीक है, ये मैग्नेटिक, अब अर्थ की जो सरफेस है, ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये इस तरह से। अब अर्थ की जो सरफेस है वो सरफेस की डायरेक्शन है इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल और अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में, मैग्नेटिक नीडल और अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में एक एंगल है। फॉर सपोज ये मान लीजिए ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये मैग्नेटिक नीडल ये अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ पॉइंट करने लगा। ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ पॉइंट करने लगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ और ये है मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। इसको हम m लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में और मैग्नेटिक नीडल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा या फिर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, एक बार हम वापस से देखते हैं, ये डायरेक्शन किसकी हो गई? ये डायरेक्शन है अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड की, हॉरिजॉन्टल सरफेस की, और ये जो डायरेक्शन है ये है मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन। पहले हमने क्या किया, मैग्नेटिक नीडल को इस तरह से ले जाकर सरफेस के ऊपर रख दिया, इस तरह से ले जाकर सरफेस के ऊपर रख दिया, तो इसने ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लगा। बट ये
एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा था, ये एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा था। जैसे ही हमने इसको वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री कर दिया, जैसे ही हमने इसको वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री कर दिया, तो हमने देखा कि ये जो नीडल है, जो पहले सिर्फ ऐसे ऐसे घूम सकती थी, अब अगर ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, तो हमने क्या करा, हमने इसको छोड़ा और देखा कि अर्थ का जो नॉर्थ है वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे है थोड़ा सा नीचे। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, फॉर सपोज मान लीजिए कि ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फॉर सपोज ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर आप मैग्नेटिक नीडल को लेकर गए और नीडल ने ऐसे नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, ये नीडल ने ये इस तरह से नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की डायरेक्शन है और ये नीडल ने नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। अब जब हमने नीडल को फ्री करा ताकि ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर पाए, तो हमने देखा कि ये नीडल जो है इस तरह से, ये जो ऐसे थी पहले नॉर्थ की तरफ ऐसे थी, ये अपनी डायरेक्शन से ऐसे झुक गई, ये इस तरह से ऐसे झुक गई। तो ये जो एंगल बना किस किस के बीच में, हॉरिजॉन्टल सरफेस और नीडल के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। जितने एंगल से ये जो नीडल है ये अर्थ की सरफेस की तरफ झुकी है, जितने एंगल से ये जो नीडल है अर्थ की सरफेस की तरफ झुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैग्नेटिक नीडल के बीच में, कब, जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री करने के लिए रोटेट है। ये वाला एंगल ऑफ डिप नहीं होता। एंगल ऑफ डिप ये होता है जब आप इस नीडल को इस तरह से फ्री कर देंगे कि ये वर्टिकल प्लेन में घूम पाए, तो आप देखेंगे ये जो नीडल है ये अपनी जगह से थोड़ी सी ऐसे झुक जाती है और ओरिजिनली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लग जाती है। पहले ये क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ झुक नहीं सकती थी। हमने यहाँ पर एक स्क्रू लगा रखा था, स्क्रू लगाने की वजह से ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम पाती थी। पर जैसे ही हमने इस स्क्रू को खोल दिया और इसको इस तरह से बांध दिया कि ये इस तरह से घूम पाए, तो हमने देखा कि ये अपनी जगह से ये ऐसे झुक जाती है। अब जब ये ऐसे झुक जाती है तो ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस नीडल के बीच में जो एंगल है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन होगी, इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, it is the angle between the horizontal surface of the earth and the original magnetic field of the earth. It is the angle between the horizontal surface of the earth and the original magnetic field of the earth. Horizontal surface of the earth और original magnetic field. For suppose ये अर्थ की horizontal surface है, ये जो कॉपी है, फॉर सपोज ये जो कॉपी है ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जिस पर हम हमेशा मेजरमेंट कहाँ पर करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऊपर खड़े होकर करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया अर्थ का, इसके पैरेलल में अब ये मैग्नेटिक नीडल है, इसके पैरेलल में ये मैग्नेटिक नीडल है और ये इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ये देखिए, ये मैंने अर्थ के कंपास, अर्थ का जो मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट, उसके ऊपर रख दिया और ये इस तरह से, अभी ये अर्थ की सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने इस नीडल को फ्रीडम दे दी कि ये वर्टिकल प्लेन में घूम पाए, तो क्या हो गया, तो सडनली ये जो नीडल है ये ऐसे इस तरफ झुक जाती है, ये इस तरफ झुक जाती है। अब जो ओरिजिनल जो इसका था, ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी वो ऐसी थी, ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी ये देखिए, ये अर्थ के पैरेलल थी और जैसे ही हमने इसको फ्रीडम दे दी वर्टिकल प्लेन में मूव करने की, तो ये अपनी डायरेक्शन से ऐसे झुक जाती है। तो ये दिस इज द, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है अर्थ का, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये नीडल की डायरेक्शन है। कब डायरेक्शन है ये, जब हमने उसको वर्टिकल प्लेन में घूमने की फ्रीडम दे दी। तो हमने देखा कि जो नीडल है ये सरफेस से अंदर की तरफ झुक जाती है, सरफेस से अंदर की तरफ झुक जाती है। तो ये जो सरफेस और इसके बीच में एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, ठीक है। हम जैसे ये हो गया, ये फॉर सपोज ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए हमने ये हाथ में कंपास नीडल पकड़ी, हमने हाथ में ये कंपास नीडल पकड़ी है, सरफेस के थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है, सरफेस के थोड़ी सी ऊपर है। बट ये जो इस कंपास नीडल का जो बेस है, ये जो कंपास नीडल का बेस है ये सरफेस के कैसा है, ये सरफेस के पैरेलल है। तो बेस के लिए मैं ये ब्लू वाली पेंसिल यूज कर रहा हूँ जो आपको बेस शो कर रहा है, ठीक है। ये बेस और ये मैग्नेटिक नीडल अभी क्या है, ये बेस के पैरेलल है, ठीक है, ये इस तरह से पैरेलल है। जैसे ही हमने क्या करा, हमने इस नीडल को मूव करने की फ्रीडम दी, तो ये बेस के साथ ये ऐसा एंगल बना लेता है। फिर हम क्या करते हैं, इस एंगल को मेजर कर लेते हैं और एंगल ऑफ डिप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज एंगल ऑफ डिप। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल ऑफ डिप फाइंड आउट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं डिप सर्कल। इंस्ट्रूमेंट
या फिर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज गिवन बाय डिप सर्कल, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप कैन बी कैलकुलेटेड by using dip सर्कल। अब डिप सर्कल कैसा होता है? डिप सर्कल कुछ इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और इस पर ऐसे इसके सर्कमफेरेंस के अलोंग एंगल्स लिखे हुए होते हैं, इसके सर्कमफेरेंस के अलोंग एंगल्स लिखे हुए होते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह से एंगल्स जो स्केल है वो बनी हुई है, इसके दोनों तरफ ऐसी स्केल्स बनी हुई हैं, और बीच में ये नीडल इस तरह से पाइवटेड है, ये नीडल जो है इस तरह से पाइवटेड है, ये अभी इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये नीडल जो है ये अभी इसकी इनिशियल पोजीशन है, जिसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। फिर जैसे हम इसको किसी लोकेशन पे लेके जाते हैं, हम देखते हैं ये जो नीडल है ये अपनी जगह से कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है, ये अपनी जगह से कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है। ये देखिए, फॉर सपोज ये नीडल की इनिशियल पोजीशन है, और जब हम इसको एक किसी लोकेशन पर रखते हैं तो ये अपनी जगह से इस तरह से बेंड हो जाती है, ये इसकी नई पोजीशन आ जाएगी। तो नई पोजीशन के लिए ये देखिए जो नीडल है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगी, अपनी जगह से थोड़ी सी बेंड हो, और हम क्या करेंगे, इस जगह पर जो स्केल में रीडिंग है उसको हम नोट कर लेंगे, और ये जो एंगल बनेगा दोनों एक्सिस के बीच में, ये जो एंगल बनेगा इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ये जो एंगल है हम इसको यहाँ पर स्केल से, दिस इज 0, और फॉर सपोज यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू होती है, फॉर सपोज 10 डिग्री है, तो हमने क्या करा, इसको नोट कर लिया और हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि यहाँ पर इस जगह पर जो एंगल ऑफ डिप है वो कितना है, वो है 10 डिग्री। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल ऑफ डिप मेजर करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिप सर्कल बोलते हैं। अब थर्ड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, अब हम थर्ड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये अर्थ की सरफेस है, अगर ये अर्थ की सरफेस है, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए अर्थ की सरफेस को स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है। अब एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो मैंने आपको दिखाई थी, कुछ ऐसी होती है, ये ऐसी टेढ़ी, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, बट हम इसको टेढ़ा मेजर नहीं कर पाते, हम इसको टेढ़ा जो है हम इसको ऐसे मेजर नहीं कर पाते। हम हमारे हाथ में जो मैग्नेटिक कंपास होता है या फिर कंपास नीडल होती है, उसमें हम क्या मेजर कर पाते हैं, हम उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे सीधा खड़े होकर ही मेजर कर पाते हैं, ठीक है, ये हम मेजर कर पाते हैं। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। फॉर सपोज ये कंपास नीडल है, ये अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे सीधी रखी हुई है, ये कंपास नीडल का बेस हो गया, कंपास नीडल अपनी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे सीधी रखी हुई है, ठीक है, ये इस तरह से इसमें सीधी रखी हुई है। अब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करती होगी तभी तो, अगर ये एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती तो ये अपनी डायरेक्शन पर कैसे आके रुकती, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर कैसे रेस्ट पर आके रुकती, तो ये इसने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करा और रोटेशनल इफेक्ट था फोर्स के पास, तो क्या हुआ, हमने उस फोर्स का नाम क्या दिया, टॉर्क रखा, हमने उस फोर्स को क्या नाम दिया, टॉर्क रखा, और ये अपनी डायरेक्शन पे ऐसे आके रुका। तो इस पर जो टॉर्क लगा या इस पर जो फोर्स लगी वो एक्चुअल अर्थ की जो फोर्स थी वो तो लग नहीं पाई। क्यों नहीं लग पाई, क्योंकि वो जो फोर्स थी वो तो नीचे की डायरेक्शन में थी, ये वाली फोर्स थी नीचे की डायरेक्शन में, बट इस पर उस फोर्स का कोई कंपोनेंट लगा, इस पर उस फोर्स का कोई कंपोनेंट लगा, ठीक है, पूरी फोर्स तो नहीं लगा पाई क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स कर रखा था और हम खुद भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही खड़े रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नीडल है ये जो पूरा फोर्स है ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है, पूरे फोर्स की बजाय ये उस फोर्स का, इस मैग्नेटिक फोर्स का कुछ पार्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर पाती है,
तो ये कौन सा पार्ट एक्सपीरियंस कर पाती है? जो मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाएगी, ये उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर सपोज ये है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन, ये है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन, जिसने अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ डेल्टा एंगल बना रखा है। इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेप्थ। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक है वर्टिकल कंपोनेंट जो कि लगता है एकदम नीचे की डायरेक्शन में, और एक लगता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हमने बोला बी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये है बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये लगता है हमेशा अर्थ की सरफेस के अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में लगता है? ये अर्थ की सरफेस के अलोंग लगता है, और वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। और ये जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन जो होती है उसके साथ जो अर्थ की सरफेस का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एंगल ऑफ डेप्थ बोलते हैं। जब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हमने देखा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये अर्थ की सरफेस के अलोंग आता है, और हमने इसका नाम रखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम हमेशा किसको मेजर कर पाते हैं? हम हमेशा इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को ही मेजर कर पाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को नहीं मेजर कर पाते, क्योंकि हमने फॉर सपोज हमने ये मैग्नेटिक नीडल रखी अर्थ की सरफेस पर। अब इसने घूमकर खुद को अलाइन कर लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस करा वो सिर्फ एक पार्ट था किसका? ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी, वो सिर्फ एक पार्ट था किसका? ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट था। उस मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट बस इसने एक्सपीरियंस करा और ये अपनी डायरेक्शन में आ गया। सिर्फ एक पार्ट क्यों एक्सपीरियंस करा? क्योंकि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ थी, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकती थी। बट इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एक पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा, ये जिसको हमने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला। तो कोई भी मैग्नेट जो होता है, अगर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो किसकी वजह से होता है? वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाता, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नीचे की तरफ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। फॉर सपोज ये एक पेंसिल है, और इस पेंसिल से मैं इसको ऐसे, इस पेंसिल को इस तरह से पुश कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने जो फोर्स लगाया ये इस पेंसिल के एक एंगल पर इंक्लाइंड है, पर इस पेंसिल ने कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करा? इसने एक्सपीरियंस करा ये फोर्स जो कि इसकी सरफेस के अलोंग है। ये देखिए ये ओरिजिनल फोर्स थी। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर जो कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसकी सरफेस के अलोंग, ठीक है, ये ही इस पर इफेक्ट डाल रहा है। फॉर सपोज मैंने 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करा। इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट है 3 न्यूटन का सरफेस के अलोंग, और एक कंपोनेंट है 7 न्यूटन का सरफेस के परपेंडिकुलर। तो 7 न्यूटन का जो कंपोनेंट है वो तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा सकती है, परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा सकती है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है? डिस्प्लेसमेंट वो करवा रहा है जो कि इसकी सरफेस के अलोंग है, ये वाला। तो ये वाला जो फोर्स है, जो एक्चुअल फोर्स था कितना था? 10 न्यूटन, और ये वाला जो फोर्स है 10 न्यूटन का एक पार्ट है। वैसे ही जैसे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये नीचे की डायरेक्शन में था, और इस पर जो फोर्स लगा ये मैंने गलत बोल दिया। अर्थ का जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था वो नीचे की डायरेक्शन पे था, पर इस पर जो कंपोनेंट लगा वो कौन सा कंपोनेंट लगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगा, जो कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक हिस्सा है। मान लीजिए अगर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 यूनिट्स है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड 10 यूनिट्स है, तो सिर्फ 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स जो भी एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम डिसाइड करेंगे। सिर्फ 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स इसको अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो जो फोर्स या टॉर्क
मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंस कर पाती है वो क्या होता है, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल मैग्नेट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप पता रहेगा हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एंगल ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, एंगल नहीं ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, कॉस डेल्टा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और हाइपोटेनस क्या है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बीई क्या है, अर्थ का ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आपको बीई की वैल्यू चाहिए, बीई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, बी एच अपॉन कॉस डेल्टा, बी एच अपॉन कॉस डेल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो मैग्नेटिक नीडल ने एक्सपीरियंस करा। अगर इसको आपने cos डेल्टा से डिवाइड कर दिया, cos डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिप है, अगर आपने इसको cos डेल्टा से डिवाइड कर दिया तो ये चीज क्या आ गई, ये आ गई ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो किसी जगह पर हम ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और एंगल ऑफ डिप को यूज करके ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है किसी भी प्लेस पर निकाल सकते हैं। और क्या है इंपॉर्टेंस है इसकी वजह से हम वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी वर्टिकल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये होता है tan डेल्टा के इक्वल, ये होता है tan डेल्टा के इक्वल। अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हो, बी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाय tan डेल्टा। इससे आप अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूं कि अर्थ की जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर का, 10 टू द पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का। पहले हम इसको 1 गॉस से कंपेयर करते थे, बट हमने लेटर ऑन ये फाइंड आउट किया कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, फिर हम इसको टेस्ला की फॉर्म में एक्सप्रेस करने लगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज 10 टू द पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर में होता है। प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, बट ऑर्डर ये रहेगा 10 टू द पावर -5। फॉर सपोज किसी जगह पर 20 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया, किसी जगह पर 10 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया, इस तरह से ये वेरी करेगा, बट ऑर्डर 10 की पावर -5 का ही रहेगा। तो दिस इज अबाउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, वो है वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम के साथ साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जिसमें से एक तो चेंज आ गया टेम्पोरल चेंजेस, टेम्परेरी चेंजेस जिसको हम बोलते हैं कि छोटे टाइम की वजह से, छोटे टाइम के लिए कुछ चेंजेस आ जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। टेम्पोरल चेंजेस और दूसरा होता है परमानेंट चेंजेस या लॉन्ग टर्म चेंजेस। तो ये वेरिएशंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है। वो रीजन जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इन चेंजेस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम इन चेंजेस को पढ़ने से पहले अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रीजन पढ़ लेते हैं, क्या क्या रीजन है और साइंटिस्ट का क्या क्या मानना है। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले के जमाने में पुराने साइंटिस्ट जो है वो ये अज्यूम करते थे कि अर्थ की सरफेस के अंदर कोई बहुत बड़ा मैग्नेट है, वो बरीड है और उसकी वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। पर जैसे जैसे हमारी जो स्टडी है वो आगे बढ़ती गई तो हमने ये देखा कि अर्थ की सरफेस के नीचे ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं है, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। अर्थ के पास ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता जा रहा था, जब हम वो मैग्नेट कंसिडर करके मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था तो मैं आपको बार बार बोल रहा था ये मैग्नेट इमेजिनरी है, ये ऐसा होता नहीं है। तो अब होता नहीं है तो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई? तो साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग रीजन बताए। एक रीजन ये था कि अर्थ के पास क्या है, और ऐसा बार मैग्नेट तो है नहीं, पर अर्थ का जो कोर है वो मोल्टन फॉर्म में है। अर्थ का जो कोर है वो मोल्टन फॉर्म में है। द कोर ऑफ द अर्थ is in molten form which contains
ions of iron, nickel and cobalt. अब साइंटिस्ट ये मानते थे कि अर्थ का जो कोर है वो मोल्टन फॉर्म में है और उस कोर में ये आयंस हैं किसके, आयरन, निकल और कोबाल्ट के। तो जब वो आयंस अर्थ के साथ, अर्थ की रोटेशन के साथ वो मूव करते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया कि मूविंग चार्जेस क्या करते हैं, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो साइंटिस्ट ने यही माना कि अर्थ की कोर में जरूर आयरन, निकल और कोबाल्ट के आयन होंगे जो कि जब मूव करते हैं तो क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने ये बोला कि सिर्फ आयरन, निकल और कोबाल्ट क्यों, द कोर ऑफ द अर्थ, the core of the earth has charged ions which rotates with the earth, and produces magnetic फील्ड। तो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि सिर्फ आयरन, निकल और कोबाल्ट ही क्यों, हर चार्ज आयन, हर मूविंग चार्ज क्या करता है, हर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो साइंटिस्ट ने बोला सिर्फ आयरन, निकल और कोबाल्ट ही नहीं, ऐसे जितने भी आयंस होंगे, जितने भी चार्ज आयंस होंगे जो कि लावा के साथ जब रोटेट करेंगे, जब अर्थ रोटेट करेगा तो मोल्टन लावा भी रोटेट करेगा और उस लावा में जितने भी चार्ज्ड आयंस होंगे वो सब रोटेट करेंगे और सबके सब मिलकर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। फॉर सपोज ये लावा जो है ये इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, देखिए अगर इस तरह से घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई ये, तो जहां पर ये पॉइंट कर रहा है ये, तो फॉर सपोज ये मान लीजिए ये अर्थ का क्या है, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और इसके दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि ये इस तरह से घूम रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक कॉइल के दोनों तरफ अलग अलग पोल्स होते हैं, तो एक तरफ नॉर्थ पोल बना और दूसरी तरफ ये साउथ पोल बना, इस तरह से पोल्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि आप इन चार्जेस को ढूंढने के लिए अर्थ की सरफेस के अंदर क्यों जाते हो, अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ तो अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में चार्ज्ड आयंस है। आप जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स हैं, उसमें से एक लेयर होती है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में क्या होता है, आइनोस्फेयर में आयंस होते हैं। अब जब उन आयंस पे या फिर कह लीजिए कि उसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स पे जब कॉस्मिक रेज पड़ती हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती है क्योंकि कॉस्मिक रेज के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी कि वो उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर जाती है। जब वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब वो आयंस वहाँ पर फॉर्म होते हैं, ये आयंस अर्थ की एटमॉस्फेयर के साथ रोटेट करते हैं। अब जब चार्ज्ड आयंस रोटेट करते हैं तो क्या बनाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो इन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ठीक है। तो अब ये तीन रीजंस हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, जिसमें से हम फर्स्ट रीजन को कैंसिल करते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ आयरन, निकल और कोबाल्ट की बात करी थी। जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जो मॉडर्न स्टडी, उन्होंने बोला सिर्फ आयरन, निकल और कोबाल्ट ही नहीं, जितने भी चार्ज आयंस है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और दूसरा जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने ये बोला कि एटमॉस्फेयर में भी चार्ज आयंस है वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो मॉडर्न स्टडी ये कहती है कि सेकंड और थर्ड कॉज जो है, इनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है। सेकंड और थर्ड जो कॉज है, इनके कंबाइंड इफेक्ट के साथ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है। इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं चेंजेस पर। तो सबसे पहले चेंजेस में हम पढ़ते हैं टेम्पोरल चेंजेस। चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड। टेम्पोरल चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, आप देखिए कि जैसे सीजन्स में चेंज होता रहता है, सीजन में चेंज होता रहता है, सर्दी गर्म होती रहती है, तो क्या होता है, इन आयंस का जो मैग्नीट्यूड है ये वेरी कर सकता है, इन आयंस का जो मैग्नीट्यूड है ये वेरी कर सकता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। अगर ये कम ज़्यादा हो सकता है तो क्या होगा, ये कम ज़्यादा अगर हो जाएगा तो चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। अगर चार्ज कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया ड्यू टू
change in the concentration of charged ions from time to time and place to place. Magnetic field of Earth varies slightly. फॉर एग्जाम्पल, आज हमने एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करी। एक महीने बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड मेजर करी तो हमने देखा कि इसमें इसकी जो वैल्यू है जो हमने पहले मेजर करी थी उससे डिफरेंट आ रही है। तो रीजन माइट बी टेम्पोरल चेंजेस, कि उस टाइम पीरियड में अर्थ में जो चार्ज आयंस हैं एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ के लावा में, उनमें उनकी कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन आया होगा जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली वेरी कर गई। ये होते हैं टेम्पोरल चेंजेस। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंजेस में क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंजेस ये होते हैं, ये इतने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं कि इन्हें हम अपनी लाइफ स्पैन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं कि हम इन्हें अपनी लाइफ स्पैन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इसे अपनी लाइफ टाइम पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो हम इसके बारे में कुछ भी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अर्थ में जो लाइफ स्टार्ट हुई थी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और हमने जो हमारी स्टडीज स्टार्ट करी ये सिर्फ 200 और 300 ईयर्स पुरानी है। तो हम इसके बारे में अभी तक श्योर नहीं है। थ्योरीज क्या कहती हैं? थ्योरीज कहती हैं कि फॉर सपोज आपने ये जो मॉल्टन लावा है इसकी हम बात करते हैं, इसको एक कटोरी में पानी से कंपेयर करते हैं। कटोरी में हमने पानी रखा और इस कटोरी में पानी है और आप इसको ऐसे रोटेट कराते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट कराते हैं तो पानी जो है ये घूमने लगता है। फिर आपने इसको ऐसे रोटेशन की जगह ऐसे ऐसे रोटेशन भी कर दिया, साथ में ऐसे ऐसे रोटेशन भी कर दिया। अब जो पानी है वो ऐसे ऐसे तो घूम रहा है और साथ में ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए जब अर्थ सन से अलग हुई थी, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सीज, जब अर्थ जो है सन से अलग हुई थी तो वो जब अलग हुई थी तो उसके पास एक रोटेशनल मोशन था और साथ साथ ये वाला मोशन भी था। तो अर्थ के पास जो मॉल्टन लावा है वो ऐसे ऐसे रोटेट तो कर ही रही है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो रोटेट, ये जो है ये लावा इस ऐसे गोल चक्कर तो लगा ही रही है, साथ साथ ये अपने प्लेन पे भी ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तो अभी हम ये मानते हैं कि अर्थ जो है, ये जो मॉल्टन लावा है इसका जो ऑसिलेशन है ये कुछ इस तरह का है। ये इस तरह से तो रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो रोटेट कर रहा है, साथ में वर्टिकल प्लेन में भी ऑसिलेट कर रहा है। तो अभी हम मानते हैं कि ये जो ऑसिलेशन है, इस ऑसिलेशन का ये वाला फेज चल रहा है, मतलब ये इस जगह से दूर जाती जा रही है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम पे जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की जगह आ जाएगा और साउथ पोल जो है ये नॉर्थ पोल की जगह आ जाएगा। ये मॉल्टन लावा इस फेज में है, ये थोड़ा थोड़ा करके ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है। बट साइंटिस्ट का ये मानना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिप्लेस कर जाएंगे, ये इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि ऑसिलेशंस है। ऑसिलेशंस अभी क्या है? ऑसिलेशंस जो है ये अभी इस फेज में जा रहे हैं। ये देखिए ये ऑसिलेशंस जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे हो रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ये लावा जो है जो ऐसे जा रहा था ये टाइम के साथ ऐसे अपनी जगह पर वापस आ जाएगा और फिर इस तरह से जाएगा। तो नॉर्थ पोल यहाँ की बजाय इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अलग अलग थ्योरीज है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि हम इसको अपने लाइफ स्पैन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें लगते हैं मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इतने टाइम कोई भी इतना लंबा किसी का भी लाइफ स्पैन नहीं होता है। तो अभी तक इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो हमारे सामने नहीं आ पाया है कि क्या वाकई में नॉर्थ और साउथ पोल शिफ्ट हो जाएंगे या फिर ये सिर्फ लावा का एक ऑसिलेशन है। ये जो थ्योरी है ये अभी तक थियोरेटिकल है। टाइम के बाद हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं या फिर ये नॉर्थ पोल वापस से अपनी जगह पर आकर ये ऑसिलेशन, ये अभी ऑसिलेशन का ये वाला फेज है, ये इस तरह से होने के बाद ये जो मैक्सिमम इसकी जो लिमिट आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाद ये अपनी जगह पर ये मीन पोजीशन पर वापस आया और फिर इनर्शिया की वजह से ये ऐसे चला गया। ऐसे चला जाएगा तो नॉर्थ पोल इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो अब एक्चुअल रीजन क्या है या एक्चुअल चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या होंगे? नॉर्थ साउथ एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे या फिर ये जस्ट एक ऑसिलेशन की वजह से होता है, ये टाइम के साथ पता चलेगा। अभी तक थ्योरीज
ये क्लियर नहीं कर पाई हैं कि एक्चुअली में क्या होगा, ये टाइम के साथ ही पता चल पाएगा। तो ये था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने पढ़ा। 3 कंपोनेंट्स इसमें हमने पढ़े, डेक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डेप्थ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तीनों की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई है कि तीनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। एंगल ऑफ डेप्थ और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की को यूज़ करके आप अर्थ की ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं, और एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक किसी भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है ये भी मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होती है ये भी मैंने आपको बताया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसकी और भी डीप स्टडीज़, बहुत सारे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पर, बहुत सारी मूवीज़ हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो आपको बहुत अच्छे से बताएंगी। तो उसके लिंक्स मैं आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, तो वो लिंक्स आप ज़रूर देखना, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो जो थ्योरीज़ हैं या फिर इन पर जो भी बायोग्राफिक बनी है वो बायोग्राफी आप लोग ज़रूर देखना। बहुत अच्छी बायोग्राफीज़ हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैग्नेटिक फील्ड के जिनका नाम होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये 3 टॉपिक जो हैं ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम यहाँ पर क्लोज करते हैं।